दोस्तों, इस्लामिक बिलीफ में एक कॉन्सेप्ट होता है सीरत ब्रिज, एक ऐसा पुल जो जहन्नुम के ऊपर बना होता है। कहा जाता है कि मौत के बाद इंसान को इस पुल से क्रॉस करना पड़ता है। रूल सिंपल होता है, अगर तुमने जिंदगी में किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी का हक नहीं मारा और किसी के साथ धोखा नहीं किया तो तुम इस पुल को सेफली क्रॉस कर जाओगे। लेकिन अगर तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद की है, किसी को धोखा दिया है या किसी का हक छीना है तो उस पुल पर तुम्हारे पैर नहीं टिकेंगे और फिर तुम सीधा नीचे जहन्नुम की आग में जा गिरोगे। और दोस्तों, आज की इस मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट इसी बिलीफ पर बेस्ड है। फिल्म का नाम है जम्बैथन सीरत अल मुस्तकीब यानी सीरत ब्रिज। ये एक इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को स्पेशल बनाता है इसका साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल हॉरर, क्योंकि इसका डर स्क्रीन बंद होने के बाद भी दिमाग से जल्दी नहीं निकलता। मूवी की शुरुआत होती है 2018 के सुनामी डिजास्टर से। रेस्क्यू टीम्स मलबे के नीचे से विक्टिम्स की बॉडीज निकाल रही होती है। हर तरफ डिस्ट्रक्शन और क्योस दिख रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जकार्ता के एक यूनिवर्सिटी क्लासरूम में। यहाँ एक स्टूडेंट है आर्या अपने क्लासमेट्स को सुनामी विक्टिम्स की फोटोज दिखा रहा होता है। वो बताता है कि ये फोटोज उसे पंजी नाम के एक रेस्क्यू ऑफिसर ने भेजी है जो अभी भी डिजास्टर साइट पर काम कर रहा है। फिर आर्या एक फोटो दिखाता है जिसमें एक छोटा बच्चा भीगा हुआ अकेले बैठा होता है। आर्या कहता है कि बहुत से बच्चे अब अपने पेरेंट्स के बिना बिल्कुल अकेले रह गए हैं। वो क्लास से कहता है कि हम उनके पेरेंट्स को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उन्हें ये फील जरूर करवा सकते हैं कि वो दुनिया में अकेले नहीं है। इसके बाद आर्या टेबल पर एक डोनेशन बॉक्स रख देता है और सबको कंट्रीब्यूट करने को कहता है। धीरे धीरे सब स्टूडेंट्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डोनेट करने लगते हैं। यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है, आर्या के अंदर दूसरों की मदद करने की जेन्युइन एम्पैथी है। लेकिन आर्या को अभी तक ये नहीं पता कि जिस डिजास्टर के लिए वो इतना इमोशनल हो रहा है उसका एक डार्क कनेक्शन उसके अपने घर से भी जुड़ा हुआ है। खैर, सीन शिफ्ट होता है आर्या के घर पर। आर्या और उसकी माँ लरेस सुनामी विक्टिम्स के लिए पुराने कपड़े और सामान पैक कर रहे होते हैं। बैकग्राउंड में टीवी चल रहा होता है। न्यूज़ पर जो आदमी सुनामी रिलीफ फंड के बारे में बात कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि आर्या के फादर मलिक पेनगेस्तु होते हैं। मलिक एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है। फिलहाल वो नेशनल टीवी पर अनाउंस कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट विक्टिम्स की पूरी मदद करेगी और रिलीफ फंड जरूर उन तक पहुँचाए जाएंगे। यहाँ पैकिंग करते वक्त लरेस को एक पुरानी फाइल मिलती है जिसमें आर्या की बचपन की ड्राइंग्स होती है। एक ड्राइंग में 3 लोग एक ब्रिज पर चल रहे होते हैं, एक फादर, एक मदर और एक छोटा बच्चा। लरेस आर्या से पूछती है, क्या तुम्हें याद है ये ड्राइंग तुमने कब बनाई थी? फिर वो बताती है कि एक बार आर्या स्कूल से रोते हुए घर आ गया था। उसके रिलीजियस टीचर ने क्लास में सीरत ब्रिज के बारे में बताया था कि अगर कोई इंसान गुनाह करता है तो वो इस पुल को क्रॉस नहीं कर पाता। ये सुनकर आर्या इतना डर गया था कि घर आते ही उसने ये ड्राइंग बनाई थी जिसमें वो अपने माँ बाप के साथ उस पुल को सेफली क्रॉस कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं रात के समय मलिक घर लौट रहा होता है। नॉर्मली वो कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड रहता है, लेकिन आज वो काफी स्ट्रेस्ड लग रहा था। आर्या कैजुअली पूछता है, डैड क्या आप कल रिलीफ पोस्ट जा रहे हो? मलिक बस इतना कहता है, मुझे नहीं पता, और सीधा अपने स्टडी रूम में चला जाता है। ये थोड़ा अजीब लगता है, जो आदमी टीवी पर पूरी दुनिया के सामने कॉन्फिडेंट स्पीचेस दे रहा था वो घर में इतना डिस्टर्ब क्यों लग रहा था। खैर, स्टडी रूम में मलिक लैपटॉप ओपन करता है और जीमेल चेक करता है। इनबॉक्स में एक मेल होता है, सब्जेक्ट वीडियो 1। वो वीडियो प्ले करता है। स्क्रीन पर एक डार्क सीन आता है। एक आदमी की कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। वो आदमी मलबे के बीच फंसा हुआ होता है। कैमरा की तरफ देखकर वो कह रहा होता है कि उसका बेटा भी कहीं डेब्रिस के नीचे फंसा हुआ है। वो रेस्क्यू टीम भेजने की रिक्वेस्ट करता है और फिर एक जगह का नाम लेता है, दासा आसा विलेज। ये नाम सुनते ही मलिक का चेहरा फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर उभर जाता है। अब सवाल ये है, एक सुनामी सर्वाइवल का वीडियो देखकर एक रिलीफ फंड मैनेज करने वाले पॉलिटिशियन इतना डर क्यों गया? एनीवेज, मलिक अभी भी स्टडी रूम में होता है। तभी आर्या अपनी बचपन वाली ड्राइंग लेकर रूम में आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखो पापा, इस ड्राइंग में हम तीनों सीरत ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ये एक क्यूट मूवमेंट होना चाहिए था, लेकिन मलिक का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो कुछ सेकंड्स तक ड्राइंग को घूर कर देखता रहता है और फिर बोलता है, पापा से एक गलती हो गई है। आर्या तुरंत पूछता है, क्या हो पापा, परेशान लग रहे हो? लेकिन मलिक उसका जवाब नहीं देता। वो सीधा रूम से बाहर निकल जाता है जैसे उसके पास वक्त ही ना हो। मलिक जल्दी जल्दी बाहर जाने लगता है। लरेस उसे रोक कर पूछती है, कहाँ जा रहे हो? मलिक सिर्फ इतना कहता है, मुझे एक जरूरी काम खत्म करना है। वो गैराज की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स उसे रोक देते हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल अकेले ट्रेवल नहीं कर सकता। मलिक क्लियरली गुस्से में होता है, लेकिन मजबूरन वापस घर के अंदर चला जाता है। इसके अलावा कुछ देर बाद गैराज में एक और कार स्टार्ट होती है। ड्राइवर
सीट पर आर्या बैठा होता है। गार्ड कार के पास आता है और पूछता है किधर जा रहे हो। आर्या थोड़ा नर्वस होते हुए कैजुअली बोलता है मैं अपना वॉलेट भूल गया था, बस वही लेने जा रहा हूँ। गार्ड थोड़ा सस्पिशियस लगता है लेकिन फिर आर्या को जाने देता है। कार धीरे धीरे गेट से बाहर निकल जाती है, तभी पीछे से आवाज आती है। आर्या पलट कर देखता है और उसे पता चलता है कि बैक सीट पर मलिक बैठा हुआ है। मलिक क्वाइटली कार में छुपा हुआ था। अब वो आगे वाली सीट पर आकर बैठता है और आर्या से कहता है मुझे पुराने घर जाना है। आर्या हैरान होकर पूछता है लेकिन क्यों? जहाँ मलिक कुछ सेकंड्स तक चुप रहता है और फिर धीरे से कहता है क्योंकि मुझे अपना सबसे बड़ा गुनाह ठीक करना है। ये कहकर मलिक सीट बेल्ट लगाने लगता है लेकिन बेल्ट अटक जाती है। आर्या तुरंत उनकी हेल्प करता है और तभी अचानक एक ट्रक फुल स्पीड में उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अगले ही सेकंड बूम, ट्रक कार को साइड से इतना जोर से टक्कर मारता है कि कार हवा में स्पिन करते हुए सीधा पानी में जा गिरता है। इम्पैक्ट के झटके से मलिक कार के बाहर गिरते हैं जबकि आर्या पानी में डूबने लगता है। आर्या किसी तरह कार का डोर खोलता है और बाहर आने में कामयाब भी हो जाता है। वो स्ट्रगल करते हुए किनारे तक पहुंच जाता है और पहुंचकर जब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे अजीब सा मंजर दिखाई देता है और वो होता है सीरत ब्रिज का। और इसी डिस्टर्बिंग इमेज के साथ सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में आर्या हॉस्पिटल रूम में होता है। बेड के पास लरेस चुपचाप बैठी हुई होती है। कुछ देर बाद आर्या को होश आता है। आंखें खोलते ही वो बेचैनी से पूछता है माँ पापा कहाँ है? लरेस धीरे से आर्या के हाथ पकड़कर उससे कहती है पापा को दफन कर दिया गया है। ये सुनते ही आर्या का चेहरा बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, जैसे उसके दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हो। वो चुप हो जाता है और अंदर ही अंदर खुद को ब्लेम करने लगता है। इसी बीच मलिक का कॉलीग आलिम बुद्धिमान हॉस्पिटल में लरेस से मिलने आता है। वो एक्सीडेंट का अपडेट देता है। उसके मुताबिक ट्रक ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया है। उसने पुलिस को बताया कि ड्राइव करते वक्त उसे नींद आ गई थी जिसके कारण ट्रक का कंट्रोल चला गया और इसी वजह से एक्सीडेंट हो गया। खैर उसी रात आर्या के हॉस्पिटल में कुछ अजीब होने लगता है। रूम में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है और आर्या को अचानक मलिक की स्पिरिट नजर आती है। ये देखते ही आर्या जोर से चीख पड़ता है। लरेस तुरंत दौड़कर रूम में आती है। आर्या कांपते हुए कहता है कि पापा यहाँ थे, उन्हें चोट लगी थी और वो मदद मांग रहे थे। लेकिन लरेस आर्या को समझाती है कि ये सब बस उसका एक नाइटमेयर था। नेक्स्ट डे आर्या और लरेस मलिक के ग्रेव पर जाते हैं। आर्या धीरे से कहता है पापा मैं आपसे कभी कह नहीं पाया लेकिन मुझे आपका बेटा होने पर गर्व है। इसके अलावा उसी रात लरेस मलिक के स्टडी रूम में उसकी फाइल्स चेक कर रही होती है। तभी उसे एक थिक इंसाइक्लोपीडिया बुक मिलती है जिसके नीचे एक ब्लू फाइल छुपी हुई होती है। जब लरेस फाइल खोलती है तो उसमें एक छोटी सी यूएसबी फ्लैश ड्राइव टैप की हुई मिलती है। दूसरी तरफ आर्या अपने रूम में होता है। उसने अपनी बचपन की सीरत ब्रिज वाली ड्राइंग्स वॉल पर लगा दी होती है। अब वो काफी थक चुका होता है तो वो सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद रूम में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी सीरत ब्रिज वाली ड्राइंग अचानक वॉल से गिर जाती है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे गिरा रहा हो। आर्या झुक कर ड्राइंग्स उठाने लगता है। तभी उसके सामने मलिक की स्पिरिट नजर आती है। मलिक की स्पिरिट धीरे से कहती है हेल्प मी। तभी आवाज सुनकर लरेस कमरे पर आ जाती है और मलिक की स्पिरिट तुरंत गायब हो जाती है। इसके बाद आर्या फाइनली अपनी माँ को वो बात बताता है जो उसने अब तक किसी को नहीं बताई थी। वही आखिरी कॉन्वर्सेशन जो वो मलिक से किया था। वो लरेस को सब कुछ बताता है कि एक्सीडेंट वाली रात पापा पुराने घर जाना चाहते थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें अपना सबसे बड़ा गुनाह ठीक करना है। ये सुनते ही लरेस को समझ आता है कि मलिक सिर्फ कहीं जा नहीं रहे थे बल्कि वो कुछ छुपा रहा था और शायद उसका जवाब उस पुराने घर में मिल सकता था। देन फिर क्या था? वो दोनों तुरंत सिटी से बाहर निकलते हैं और एक अबैंडेंड घर यानी उनके पुराने घर को रीच कर लिए होते हैं। घर के अंदर जाते ही आर्या एक बुक शेल्फ को ध्यान से इंस्पेक्ट करता है। तभी उसे एक अनयूजुअल चीज नोटिस होती है। बुक शेल्फ के पीछे एक हिडन की होल। आर्या एक चाबी यूज करता है। जैसे ही चाबी घुमाता है बुक शेल्फ धीरे धीरे स्लाइड हो जाती है और पीछे एक सीक्रेट रूम खुल जाता है। रूम के अंदर एक मेटल चेस्ट रखा होता है। आर्या चेस्ट खोलता है और उस मूवमेंट पर दोनों की सांसें रुक जाती है क्योंकि चेस्ट के अंदर करोड़ों रुपए कैश बंडल्स पड़े होते हैं। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फाइल्स भी होती है। लरेस शॉक में पूछती है ये सब क्या है, लेकिन सच समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये सब ब्लैक मनी था और यही से मलिक का सच सामने आना शुरू होता है। तभी लरेस को यूएसबी याद आती है। वो लैपटॉप निकाल कर यूएसबी कनेक्ट करती है। जैसे ही फाइल प्ले होती है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। दो आदमियों की आवाज सुनाई देती है जिनमें से एक मलिक की और दूसरी
अलीम बुद्धिमान की। रिपोर्ट में एक ऑफिसर रिपोर्ट देता है कि दासा आसा का एक सुनामी सर्वाइवल वीडियो फेसबुक पर वायरल हो गया है। फिर वो एक शॉकिंग ऑर्डर देता है फेक रिलीफ रिपोर्ट बनाने का, और इसके बाद वो सबसे डार्क ऑर्डर देता है उस सर्वाइवल का वीडियो मीडिया से हटा देने का। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ करप्शन नहीं था, ये एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था। जो रिलीफ फंड्स दासा आसा विलेज के लिए आए थे, फूड, मेडिसिन और शेल्टर के लिए, वो कभी विक्टिम्स तक पहुंचे ही नहीं। टोटल अमाउंट था 292 बिलियन रुपए, और आसा विलेज को मदद के बिना मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अब आर्या ये सब समझने के बाद काफी गिल्टी फील करने लगता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या पापा भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिस पर लरेस काफी अपसेट होकर कहती है हाँ। अब बात यहाँ ये है, मलिक सिर्फ एक करप्ट पॉलिटिशियन ही नहीं था, बल्कि उसने डिजास्टर विक्टिम्स का पैसा चुराकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। और अब आर्या को समझ आ रहा था कि एक्सीडेंट वाली रात मलिक ने क्यों कहा था। ये सिर्फ गलती नहीं, एक बहुत बड़ा गुनाह है। नेक्स्ट डे आर्या सीधा अलीम के ऑफिस पहुंचता है और सारी फाइल्स उसके सामने रख देता है। लेकिन यहाँ अलीम को देखने पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने कोई गुनाह किया है। वो बिल्कुल काम दिख रहा होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आर्या गुस्से में कहता है कि लोग मर गए और आप लोगों ने उनका पैसा चुरा लिया। अलीम बस हल्की सी स्माइल करता है, फिर वो एक लाइन बोलता है जो आर्या को अंदर तक तोड़ देती है। एक बाप अगर अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए ये सब करे तो गलत क्या है। फिर वो आर्या को याद दिलाता है कि तुम्हारी कार, तुम्हारा घर, तुम्हारी लाइफ सब उन्हीं पैसे से बनी है जो आशा विलेज के लिए थे। ये सुनते ही आर्या बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके पास जवाब देने के लिए एक भी वर्ड नहीं बचता। अब घर वापस आकर आर्या लरेस को सब कुछ बता देता है। दोनों को समझ आ जाता है कि अगर मलिक का गुनाह सच में ठीक करना है तो उन्हें एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना होगा। जो पैसा विक्टिम्स का था वो वापस देना ही होगा, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी हर चीज क्यों ना बेचनी पड़े। सबसे पहले लरेस अपना वो गोल्ड नेकलेस बेच देती है जो मलिक ने उसे लास्ट बर्थडे में गिफ्ट किया था। फिर यहाँ आर्या भी अपनी कार बेच देता है। उन पैसों से वो मेडिसिन, फूड सप्लाईज और रिलीफ मटेरियल्स खरीदते हैं। धीरे धीरे सारा सामान एक ट्रक में पैक होने लगता है। उनका डेस्टिनेशन होता है दासा आसा विलेज, वही जगह जहाँ मलिक का गुनाह शुरू हुआ था, और शायद वही जगह जहाँ उसका रिडेम्पशन भी मिल सकता था। लेकिन जब वो ट्रक रेडी कर रहे होते हैं तभी एक मिस्टीरियस पार्सल आता है। बॉक्स खोलते ही आर्या और लरेस शॉक हो जाते हैं। अंदर 2 बुलेट्स रखी होती है और साथ में एक छोटा सा नोट। नोट पर लिखा होता है मलिक की विरासत का मजा लो या मर जाओ। मैसेज बिल्कुल क्लियर था। अलीम को शायद पता चल चुका था कि मलिक के परिवार उसका पूरा गेम खराब करने वाला है। आगे हम देखते हैं रिलीफ पोस्ट पर आर्या और लरेस की मुलाकात पंजी से होती है, जो अभी भी रेस्क्यू टीम के साथ काम कर रहा होता है। आर्या और लरेस उसे पूरी सच्चाई बता देता है, ब्लैक मनी, यूएसबी रिकॉर्डिंग और दासा आसा का स्कैंडल। पंजी चुपचाप सब कुछ सुनता है, फिर वो एक इम्पोर्टेंट बात बताता है। उसने रिसेंटली रेस्क्यू टीम के रिकॉर्ड्स चेक किए थे। उन रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो लोग दासा आसा भेजे गए थे उन सब के नेम्स फेक निकले। इसका मतलब साफ था, आशा विलेज को जानबूझकर अबैंडन छोड़ दिया गया था। लरेस तुरंत कहती है हमें वहां जाना होगा अभी। पंजी थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि वो जानता था कि अलीम के लोग हर जगह हो सकते हैं, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो भी मान जाता है और फिर तीनों आशा विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ वक्त बाद वो फाइनली कोस्टल रोड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रोड पूरी तरह ब्लॉक होती है। एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ होता है जिसकी वजह से ट्रक आगे नहीं जा सकता। मजबूरन आर्या, लरेस और पंजी रिलीफ बॉक्सेस उठाकर पैदल जंगल के रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। तभी मलबे के पास एक इंजर्ड आदमी मदद के लिए आवाज लगाता है। पंजी तुरंत फ्लैशलाइट लेकर उसके पास जाता है। वो उसकी हालत चेक करता है, लेकिन उसी मोमेंट वो आदमी अचानक गन निकाल लेता है। गोली चलती है, पंजी मुश्किल से बच पाता है। आर्या जब उस आदमी का चेहरा देखता है तो वो फ्रीज हो जाता है। उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है एक्सीडेंट वाली रात का, और यही सब कुछ क्लियर हो जाता है। मलिक का क्रैश एक्सीडेंट नहीं था, वो एक प्लान्ड असैसिनेशन था। अलीम ने मलिक को एलिमिनेट कर दिया था क्योंकि शायद मलिक सच एक्सपोज करने जा रहा था, और अब अलीम मलिक के परिवार को भी हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। सिचुएशन सडनली वायलेंट हो जाती है। पंजी तुरंत उस हिटमैन पर जंप कर देता है। दोनों के बीच एक ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। वहीं आर्या और लरेस तुरंत जंगल के डीपर साइड में भागने लगते हैं। कुछ मिनट्स तक भागने के बाद वो फाइनली दासा आसा विलेज पहुंच जाते हैं, और जो वहां देखते हैं वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। पूरा गांव ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ब्रोकन हाउसेस, उल्टी हुई गाड़ियां और हर तरफ अराई साइलेंस, जैसे ये जगह दुनिया से कम्प्लीटली कट हो चुकी हो। तभी एक ब्रोकन बस के अंदर से आवाज आती
आती है मदद के लिए। आर्या तुरंत बस के अंदर जाता है। वहाँ एक इंजर्ड औरत और उसका छोटा बच्चा फंसा हुआ होता है। आर्या उन्हें बाहर निकालता है, लेकिन जब लरेस बच्चे को चेक करती है तो वो बच्चा समाप्त हो चुका होता है और अगले ही मोमेंट वो औरत भी लरेस के हाथों में दम तोड़ देती है। लरेस जमीन पर बैठकर रो रही होती है। उसके आंखों में साफ साफ दिख रहा होता है गिल्ट। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो अपने आंसू पोंछती है और खड़ी होती है। उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन आ चुका होता है। वो आर्या से कहती है कि शायद गांव में अभी भी कुछ लोग जिंदा हो सकते हैं और अगर ऐसा है तो हमें वहां जाना चाहिए। तभी वो हिटमैन फिर से उनके सामने आ जाता है। उसके हाथ में गन होती है और वो सीधा आर्या और लरेस पर एम करता है, लेकिन उसी वक्त पंजी वहां आकर हिटमैन पर जंप कर देता है। दोनों के बीच एक वायलेंट फाइट शुरू हो जाती है। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है, बिल्डिंग्स के ब्रोकन वॉल्स गिरने लगते हैं, ग्राउंड क्रैक होने लगती है और पूरा गांव एक बार फिर क्योस में बदल जाता है। हिटमैन अपना बैलेंस लूज कर देता है। लरेस एक चांस देखकर उसे जोर से पुश कर देती है और उसी मोमेंट एक ब्रोकन रूफ का बड़ा कंक्रीट स्लैब सीधा उसके ऊपर आ गिरता है। हिटमैन मलबे के नीचे दब जाता है। वहीं आर्या तुरंत पंजी के पास दौड़ते हुए जाता है। पंजी जमीन में पड़ा होता है। आर्या घबरा कर कहता है, पंजी प्लीज यहाँ रहो, हेल्प आने वाली है। लेकिन पंजी स्माइल करता है और कहता है, मैं यहाँ मदद करने नहीं आया हूँ, मैं बदला लेने आया हूँ। फिर वो एक सच रिवील करता है जहाँ वो बताता है दासा आसा मेरा गाँव था, वही सुनामी, वही तबाही और उस तबाही में खोया हुआ उसका परिवार। जब मदद नहीं आया तो उसने मलिक को रिस्पॉन्सिबल माना, इसीलिए उसने मलिक पर एक्सीडेंट प्लान किया था। लेकिन आर्या और लरेस को देख उसका गुस्सा धीरे धीरे चेंज हो गया था। अपनी लास्ट ब्रेथ में पंजी आर्या को देखता है और कहता है, तुम उन जैसा नहीं हो। और फिर उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती है, यानी यहाँ पंजी का अंत हम देख पाते हैं। खैर कुछ दिन बाद टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। हेडलाइंस होती है, आशा रिलीफ फंड स्कैंडल एक्सपोज। किसी ने पूरा करप्शन इंटरनेट पर लीक कर दिया होता है और हमें पता ही है वो कौन कर सकता है, ऑफ कोर्स आर्या। यहाँ मलिक और अलीम के फेक रिपोर्ट्स, चुराए हुए रिलीफ फंड्स और आशा विलेज की ट्रेजेडी, सब कुछ अब पब्लिक के सामने आ चुका था। लोग गुस्से में होते हैं, मीडिया इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। लेकिन फिर एक और न्यूज आती है जो और भी शॉकिंग होती है। कोर्ट अनाउंस करता है कि एविडेंस इनसफिशिएंट होने की वजह से अलीम बुद्धिमान को रिलीज कर दिया गया है। आर्या ये न्यूज देखकर शॉक में रह जाता है। वो तुरंत अलीम को फोन करता है। फोन के दूसरी तरफ अलीम की आवाज बिल्कुल काम होती है, जैसे उसे सब पता था। वो कहता है, तुमने ट्राई तो अच्छा किया, लेकिन इस देश का सिस्टम मेरे जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करता है। फिर वो थोड़ी देर रुककर धीरे से बोलता है, और अब तुम्हें इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। तभी आर्या फोन कट कर देता है और वो इस थ्रेट को बहुत कैजुअली लेता है। आगे हम लरेस को देखते हैं जो कि नमाज पढ़ रही होती है। तभी डोरबेल बजता है। वहीं लरेस नमाज खत्म करके डोर खोलने जाती है और जैसे ही डोर खुलता है, डोर के बाहर अलीम का बॉडीगार्ड खड़ा होता है गन लिए। वो लरेस पर गन पॉइंट करता है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए ट्रिगर दबा देता है। गोली लगते ही लरेस वहीं पर गिर जाती है और वहीं उसका अंत हो जाता है। अब ये सब देखकर आर्या एकदम स्टंड रह जाता है, जैसे उसका दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया हो। लेकिन आर्या रिएक्ट भी नहीं कर पाता। अगले ही सेकंड बॉडीगार्ड उस पर भी शूट कर देता है और इसी तरह कुछ ही सेकंड में दोनों की स्टोरी वहीं खत्म हो जाती है। और इस नोट पर ये सीन भी यहीं पे कट हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है सीरत ब्रिज का सीन, जहां हम आर्या को देख पाते हैं। आर्या अपने आप को उस पुल के सामने खड़ा पाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पहले एक कदम रखता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे वो पुल को क्रॉस कर जाता है। क्रॉस करते ही उसे दिखाई देता है एक ऐसा जगह जहाँ क्रिस्टल जैसे पेड़, सफेद पानी के झरने और एक ऐसी शांति जो दुनिया में कहीं महसूस नहीं होती। फिर कोई आवाज उसका नाम लेती है, आर्या। यहाँ हम देख पाते हैं उसके सामने लरेस खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। आगे आर्या पूछता है, पापा कहाँ हैं? तभी हेल का सीन हमें फिर से दिखाया जाता है सीरत ब्रिज। वहीं एक आदमी होता है, वो और कोई नहीं बल्कि मलिक होता है। वो सीरत ब्रिज पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार गिर जाता है। वो ब्रिज पर चढ़ नहीं पा रहा था, जैसे कि उसके पाप उसे नीचे खींच रहे हो। और उसी मोमेंट आर्या के दिमाग में एक फ्लैशबैक हिट होता है, जब आर्या छोटा था और वो पिकनिक गया था, जिसकी
आर्या ने बचपन में पेंटिंग भी बनाई थी सीरत ब्रिज क्रॉस करने वाली। जहाँ आर्या ग्रास पर बैठा हुआ ड्राइंग बना रहा था, वहीं लोरेस उसके पास बैठी मुस्कुरा रही थी। मलिक थोड़ा दूर खड़ा उन दोनों को क्वाइटली देख रहा होता है, मानो जैसे वो उस मोमेंट को अपने दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर कर लेना चाहता था। तब लोरेस कैजुअली कहती है, हम सब जन्नत में मिलेंगे। मलिक कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, फैसला अल्लाह करता है। अगर हम वहाँ ना मिल पाए तो आर्या से कहता है, याद रखना मुझे तुम्हारे पिता होने पर गर्व है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में मलिक का बॉडी बैलेंस लूज करता है, वहीं पुल क्रैक हो जाता है और मलिक सीधा आग के समुंदर में गिर जाता है और उसके चीखें पूरी नर्क में गूंजने लगती है। तो दोस्तों, ये थी सीरत ब्रिज मूवी की कहानी और फ्रैंकली स्पीकिंग ये सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मॉरल स्टोरी है। सोचो, सुनामी ने सिर्फ लोगों के घर नहीं तोड़े थे, उसने इंसानियत को एक्सपोज कर दिया था। एक तरफ लोग पानी में तड़प रहे थे, दूसरी तरफ कुछ लोग उनकी मौत पर करोड़ों रुपए कमा रहे थे। अब मलिक के बारे में बात करें तो उसके लिए सबसे बड़ा सबक सिर्फ नरक की आग नहीं था, सबसे बड़ा सबक अपने परिवार को जन्नत में खड़ा देखना और खुद उन तक कभी ना पहुंचना, क्योंकि आफ्टर लाइफ में कोई अपना बोझ शेयर नहीं कर सकता, ना बेटा, ना बीवी, ना पैसा। वहाँ सिर्फ एक चीज मैटर करती है, इंसानियत। और आर्या का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है। उसने अपने पापा को पहले हीरो समझा, फिर विलेन और आखिर में सिर्फ एक इंसान जिसने गलतियां की और उनका अंजाम भुगता। आर्या का सीरत ब्रिज क्रॉस करना एक सिंबल था कि अगर इंसान खुद पाप ना करे तो वो अपने फैमिली के गुनाहों से भी बच सकता है। इस्लामिक बिलीफ के अकॉर्डिंग सीरत ब्रिज पर कोई लॉयर नहीं होता, कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, कोई करप्शन नहीं होता। सिर्फ एक सवाल होता है, तुमने दुनिया में क्या किया। और अगर आपको लगता है कि मलिक को उसके पापों की सजा मिलनी चाहिए थी, जो कि उसे मिली भी, या फिर उसे एक सेकंड चांस मिलना चाहिए था, तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि सच ये है कि कभी कभी इंसान को भूत नहीं डराते, सच डराता है। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि ऐसे ही डार्क मूवीज के एक्सप्लेनेशन हम लाते रहते हैं।